हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 1 को लाए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के हल को। तो बच्चों, सॉल्यूशन को देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बच्चों जैसे निम्नलिखित पहला क्या है H2O के लिए, आइए निकाल के दिखाते हैं। H2O का क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका होता है 2 गुणे H का परमाणु भार, H का परमाणु भार जो भी होता है, प्लस O का परमाणु भार। तो बच्चों 2 गुणे H का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 तो कितना आ गया, 16 2 18। तो बच्चों कितना आ गया इसका 18 AMU। ठीक है, नोट कर लो। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है CO2। तो बेटा इसका हम निकालेंगे क्या, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान देखिए बेटा, कार्बन का पहले लिखेंगे, कार्बन का प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का क्या परमाणु भार। तो समझ गए, तो कार्बन का होता है 12 और 2 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, तो होगा कितना 44 AMU। ठीक बच्चों, चलिए अब ऐसे इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा किसका है, CH4 मीथेन का मोलर द्रव्यमान का। आइए निकालते हैं, कार्बन प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का भार, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 4 कम 4 तो हो गया 16 AMU। ठीक बेटा, ये आपका आंसर है, सब आप इसको नोट कर लें। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि सोडियम सल्फेट में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। बच्चों हम आपको बता दें, NaCl सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे NaCl का भार Na2SO4। बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे NaOH का भार। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 2 गुणे Na का भार, 2 गुणे Na का भार होता है 23, प्लस सल्फ़र का भार होता है 16, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का भार होता, सल्फ़र का कितना होता है बच्चों 32 होता है भार, 16 तो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका वेट 16 होता है। तो बच्चों जब इन सबको हम जोड़ेंगे 46 32 और 64, जब हम सबको जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा 142। क्या आएगा बच्चों 142। अब देखिए सोडियम में कितने तत्व हैं, सोडियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम एक एक करके निकालते हैं। ठीक बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे Na का। क्या बेटा, Na का द्रव्यमान प्रतिशत कह रहा ना क्वेश्चन में, द्रव्यमान परसेंट। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है Na का भार बटे Na2SO4 का भार गुणे 100, ये होता है फार्मूला। आइए बेटा यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। Na का भार 23 होता है, कितने हैं 2 Na है तो 2 से गुणा करेंगे। याद रखिएगा Na के भार 23 होता है, कितने Na इसमें 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, बटे इस पूरे का भार हमने निकाला था 142 गुणे 100। तो बच्चों जब इनका गुणा करेंगे, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर आएगा 32.39%।
बेटा पूरे का गुणा करके 142 से इसमें भाग दे दीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद हम सल्फ़र का द्रव्यमान परसेंट निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सल्फ़र का भार बटे यौगिक, यौगिक क्या बेटा Na2SO4 का भार गुणे 100। बच्चों वैल्यू को पुट करो। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। सल्फ़र का कितना है 32 और NaCl का हमने निकाला था 142 इंटू 100। जब बच्चों इनको सॉल्व करोगे तो 3200 बटे 142 आएगा। जब 3200 में 142 का भाग दोगे तो आएगा 22.53%। ठीक है, मेरा आंसर है। अगर हम आखिरी वाला निकालें तो बताइएगा बेटा, आखिरी क्या है हमारा? आखिरी इसमें है ओ का द्रव्यमान परसेंट। तो क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार गुणे 100 बटे यौगिक का भार Na2SO4 का भार। तो बच्चों बताना, तो ओ का भार कितना? 16 चौको 64 बेटा। 16 होता है 64 होगा क्योंकि एक का 16 है, तो 4 ऑक्सीजन है 64 बटे यौगिक का भार कितना है बच्चों? ये यौगिक का भार है 142 गुणे 100। बच्चों जब इसका इसमें गुणा करेंगे भाग करेंगे 164 में 142 का जब हम भाग देंगे तो आएगा 45.07%। नोट कर लो। 1.3 नंबर सवाल क्या कह रहा पढ़िए। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन है और 30% ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक टेबल बनाएंगे। पहले लिखेंगे तत्व, एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट मेरे Fe हैं और एक ऑक्सीजन है। और दूसरा परसेंट क्या है उनके, तो ये जो हमारा Fe देखिए सवाल में दिया है 69.9% है और ऑक्सीजन जो है 30.1% है। इसके बाद हम एटॉमिक वेट परमाणु भार लिखेंगे। परमाणु भार किसके? इन्हीं तत्वों के। बताइएगा परमाणु भार क्या होगा? Fe का कितना होता है? 56 होता है बेटा परमाणु भार, याद कर लीजिएगा। 16 का ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बेटा परसेंट बटे परमाणु भार निकालेंगे। परसेंट बटे परमाणु भार, तो परसेंट कितना है? 69.9 बटे 56। तो आंसर कितना आएगा बता रहे हैं। अब ये 30.1 में भाग देंगे 16 का, परसेंट में परमाणु भार का भाग देंगे। तो बच्चों आइए बताइए क्या आएगा जब इसका इसमें डिवाइड देंगे, तो आएगा 1.2, ठीक है 48 आएगा। और जब 30 में 16 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.88। ठीक है, इसके बाद होता है सरल अनुपात निकालना चाहते हैं क्या? सरल अनुपात तो कैसे निकालेंगे बेटा? जो सबसे छोटा उसी का भाग देंगे। अब इसका अगर हम भाग दें, सबसे छोटा इसी का दोनों का, अब देखो सबसे छोटा उसी का भाग देंगे हम 1.248 में सबसे छोटी वाली संख्या का इन दोनों में भाग देंगे। ठीक बच्चों, अब इसमें अगर हम भाग दें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसमें भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगी अप्रॉक्सी। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए मेरे पास Fe है, ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा। अनुपात निकाले जा रहे हैं, Fe अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहे हैं। तो कितना आया? FeO1 रेशियो 1.5। इसको पूर्णांक में बदलिए बेटा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो फार्मूला होगा, क्या ज्ञात करना था हमें इस फार्मूले में? इसमें हमें ज्ञात करता मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बच्चों? देखिए Fe लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 लगा देंगे, फिर लिखेंगे O 3 आया है O का तो 3। ये मेरा आ गया फार्मूला, आप इसे नोट कर लो।
1.4 का सवाल पढ़ते हैं। कृपया प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहला, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है और दूसरे में 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला सवाल को हल करेंगे। क्या कह रहा है, जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो CO2 बनता है। भाई CO2 तो बनेगा। यह है 1 मोल, यह है वायु। तो बेटा 1 मोल कार्बन में कितने 12 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब 1 मोल जब ये बनेगा CO2, क्वेश्चन में कह रहा है ना हवा में जला तो कितना बनेगा, 1 मोल मान लिया। अब इसका अगर मात्रा पता करें हम तो कितना होगा, कार्बन का भार 12 प्लस CO का 2 सामने आएगा, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया, ये 16 दूनी 32, 32 और 12 44 ग्राम। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे तो जो CO2 की मात्रा है, किसका, CO2 की जो मात्रा है जो प्राप्त होगी हवा में जलाने पर वो होगी 44 ग्राम। ठीक बच्चों, ये आंसर है हमारा। आइए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है 1 मोल कार्बन को जलाने में 16 ग्राम, मतलब 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 1 मोल जो कार्बन वो ऑक्सीजन में जलाते हैं, अब CO2 बनेगा। अब बेटा यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पहले हम ऑक्सीजन का लिखेंगे। तो आप ये बताइए बेटा, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, आप ये समझिएगा कि ऑक्सीजन का भार कितना होगा, 16 दूनी 32, 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना प्राप्त होगा, हमें उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, CO2। कितना उत्पन्न करेगा CO2, भाई 44 ग्राम CO2 उत्पन्न करेगा। समझिएगा मेरा, कितना 44 ग्राम CO2 उत्पन्न करेगा अगर 32 ग्राम क्या हम O2 को जलाएं। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम O2 को जलाएं तो क्या उत्पन्न करेगा, 1 ग्राम O2 उत्पन्न करेगा 44/32 ग्राम CO2। समझ गए। और एक बात, अब कितने ग्राम का कह रहा क्वेश्चन में, 16 ग्राम, तो 16 से गुणा करेंगे। 16 ग्राम O2 उत्पन्न करेगा, 16 से इधर भी गुणा करेंगे दोनों तरफ। इसको सॉल्व करिए बेटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 कम 16 दूनी 32, 2 से 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा आपका आंसर। 22 ग्राम CO2 उत्पन्न होगा, ये फाइनल आंसर। 16 कम 16 दूनी 32, नैपकिनों काट के दिखा दे, 16 कम 16 दूनी 32, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही मेरा आंसर आ गया। फाइनल नोट कर लीजिए। 1.5 क्या कह रहा है, पढ़िए कि सोडियम एसीटेट का 500 ml, बच्चों इसमें क्या क्या दिया है पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, इस सवाल में दिया है VmL की वैल्यू कितना दिया, 500 ml। ठीक है, और कह रहा है इसका मोलर हम लिख दे रहे हैं कितना, 0.375। और कह रहा है विलियन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान, मतलब स्मॉल w निकालना है ना। ये विलियन में कितने द्रव्यमान आवश्यकता, किसकी मात्रा है, क्वांटिटी है किसकी, बेटा ये है एथिल सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट का भार इसे बोलेंगे, का भार बोले तो मात्रा निकालनी है। और इसका मोलर द्रव्यमान को हम एक्स लिख कर ले रहे हैं। एक्स कितना दिया है, 82.02। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। इसी को हम लिखते हैं मोलर द्रव्यमान भी। ये मेरा मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक बच्चों, अब आप ये समझिएगा बहुत ध्यान से, फार्मूला क्या होता है मोलर का। मोलर का फार्मूला होता है स्मॉल w/x 1000/VmL। बेटा वैल्यू मोलर की मान वैल्यू कितनी है, 0.375 बराबर स्मॉल w की वैल्यू निकालनी है बटे x की वैल्यू कितनी है, 82.02 इंटू 1000/VmL की वैल्यू है 500। आइए इसको हम काटते हैं।
बेटा अगर हम देखें इसको हम काट दें, 500 कम 500 दूनी 2 और 2 से इसको भी काट दें तो 0.375 बराबर ओमेगा होगा, बटे जब 2 कम 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 एक कम 2 01 ये आएगा। बच्चों इसको इधर भेज देंगे, गुणे में चला जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 0.375 इंटू 41.01। अब इनका जब गुणा करेंगे बेटा क्या, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अप्रॉक्सी 15.38 ग्राम। ये है मात्रा आएगा इनका, क्वांटिटी, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 1.6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उच्च प्रति 10 का मोल प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें आपको सी की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इसमें कि जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो। बच्चों एक काम करिए, आप मानिए विलेय, देखिए बेटा यहाँ पर जो 69% विलेय है, बेटा 69% क्या है, विलेय है। तो उसका घनत्व तो दिया, डेंसिटी आपको दिया है 1.41 ग्राम प्रति लीटर, ये आपको दिया है। तो बच्चों आप इसमें क्या करेंगे, विलयन का सल्यूशन जो है द्रव्यमान मानेंगे 100, माना विलयन का द्रव्यमान। बेटा अब कैसे लिखेंगे, माना जो विलयन है उसका द्रव्यमान, मान लीजिए 100%, मतलब 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम मान ले तो विलेय का जो भार है वो 69 ग्राम हो जाएगा। ठीक बच्चों, कितना हो जाएगा, 69 ग्राम। अगर ये 100 ग्राम, माना विलयन का जो भार है कितना, 100 ग्राम, ये अपने मन से मान ले, क्योंकि ये 100 ग्राम कैसे है, 100% के हिसाब से। तो विलेय का जो भार होगा, विलेय का भार, तो बच्चों जो विलेय का भार होगा स्मॉल w, वो क्या हो जाएगा, 69 ग्राम, क्या हो जाएगा 169 ग्राम। कैसे हो जाएगा कि 69% से ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेटा हम विलयन का आयतन निकालेंगे। विलयन का आयतन, बेटा विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, V बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। आपने फार्मूला पढ़ा होगा। बेटा द्रव्यमान का मान कितना है, 100 ग्राम, और घनत्व कितना दिया बच्चों, ये देखिए घनत्व दिया, ये वैल्यू आप पुट करिए इसमें 1.41। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, 70.92 ml आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, विलयन का आयतन भी आ गया। आइए सांद्रता का हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक बच्चों, सांद्रता का फार्मूला होता है C बराबर स्मॉल w इंटू एक्स, इसके बाद 1000, ठीक बच्चों 1000 बटे VmL, ये होता है फार्मूला सांद्रता का। ठीक है, आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। C बराबर स्मॉल w की वैल्यू कितनी है बेटा, 69, देखिए 69 है, 69 बटे उसके बाद x क्या है बेटा, नाइट्रिक अम्ल है यहाँ पर ना, HNO3 है, देख लीजिए कह रहा है ना क्वेश्चन में नाइट्रिक अम्ल। कैसे पता नाइट्रिक अम्ल, सवाल में कह रहा, पढ़िए आप। नाइट्रिक अम्ल का बेटा मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 है, अब इसका 14 है, प्लस 3 है, 3 गुणे 16, 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, 16 16 32 48। बच्चों इनको जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आप इसको जोड़िए, 8 4 12 13 का 3 हासिल लगा 1 3 1 4 और एक कैरी हासिल, 63 आ जाएगा बच्चों। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 63। तो 63 इंटू 1000 बटे VmL। बेटा VmL किस में है, लीटर में ना, ml में ना, इसको लीटर में बदल सकते हैं बेटा। इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या देते हैं, भाग, 1000 से क्या करेंगे, भाग। चलिए अभी हम आगे बदल लेंगे, ये ml में है ना, इसको अगर हम लीटर में बदलें तो 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालना, याद रखना, क्वेश्चन में कह रहा है ना। तो इस ml को आप पहले लीटर में बदल लो। आइए या तो लास्ट में बदल लेते हैं। चलिए मान रखिए अभी 70.92 ml में रखना है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको जब इसको हम डिवाइड देंगे कितने बार में चलेगा, कट जाएगा ये लगभग 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा। अब आपको पता है 23 बटे 21, 1000 बटे
70.92। तो जब इनका हम भाग देंगे बच्चों, क्या इनका जब डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.015 ना। किस में आएगा सांद्रता इसकी, सवाल में किस में कह रहा है, मोल प्रति लीटर, तो ये मोल प्रति एमएल में आया है। मोल प्रति एमएल किस में आ गया, लीटर में बदलना, 1000 से भाग देंगे तो 1000, देखिए बटे में एमएल है तो इसको 1000 से भाग देंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 से गुणा होगा बच्चों। ये एमएल में ना जब 1000, इसको लिख सकते हैं 1/1000, 1000 ऊपर से इसमें गुणा कर देंगे, बटे में एमएल है तो इसमें गुणा करेंगे जब 1000 का, तो संख्या पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.0 मोल प्रति लीटर। बच्चों ये आपका आंसर आ गया मोल प्रति लीटर में, आप इसे नोट कर लें। 1.7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये इसको पढ़ते हैं। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के विलयन से 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कॉपर का अणु भार निकालेंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं कॉपर सल्फेट का अणु भार। अणु भार कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉपर का जो अणु भार होता है वो होता है 63.5 प्लस सल्फ़र का होता है 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन का होता है 4 1 का 16, तो 16 चौको 64। जब सबको हम जोड़ेंगे 4 2 6 6 3 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 159.2 ग्राम। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, इस कॉपर सल्फेट से बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1592 ग्राम कॉपर सल्फेट से, तो इसमें कितने कॉपर, एक ही तो कॉपर है, एक कॉपर का भार कितना होता है 63.5 ग्राम कॉपर निकलेगा। कितना कॉपर प्राप्त होगा, कितना ग्राम। अब अगर 1 ग्राम का हम निकालें, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से तो जाएगा 63.5, इससे हमने भाग दे दिया तो 159.2 ग्राम कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, अब हमें कितने ग्राम का चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है 100 ग्राम, तो 100 से आप गुणा कर दो। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से 100 से इसमें भी गुणा करेंगे, जब 100 से इसमें गुणा करेंगे 159.2 ग्राम कॉपर होगा। अब एक काम करिए, इन सबको हल करो, जब इन सबको हल करेंगे तो मेरा आंसर आए 39.8 ग्राम। बच्चों पॉइंट पॉइंट कैंसिल, इनका गुणा करके इसका डिवाइड दे दीजिएगा, 39.8 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, इसे आप नोट कर लो। बच्चों 1.8 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 1.8 नंबर सवाल में, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र की ये गणना कीजिए, जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपको दिया है, कितना दिया है 69.9 ग्राम और 30.1 ग्राम दिया है। तो सबसे पहले बेटा इसके सवाल के लिए हम क्या करेंगे, तत्व एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तरफ लिखेंगे तत्व, दूसरे तरफ लिखेंगे परसेंटेज जो उसका दिया होगा, ठीक है, और तीसरे लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार लिखो या द्रव्यमान लिखो, बात एक ही है। उसके बाद पहले टेबल में बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और तीसरे टेबल में लिखेंगे द्रव्यमान संख्या बटे परसेंट बटे द्रव्यमान परमाणु भार, परसेंट बाई परमाणु भार, परमाणु भार। और इसके बाद जो लास्ट वाली मेरी हेडिंग होगी उसमें लिखेंगे सरल अनुपात, सरल रेशियो, अनुपात। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे टेबल बना लेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे टेबल आप बना लीजिएगा। सबसे पहले तत्व कौन कौन से दिया है, आयरन दिया है, और आपको कौन सा दिया, ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। अब बताइए आयरन, आयरन कितना है 69.9% है, सवाल में देख लीजिए। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है 30.1 है। अब आयरन का जो Fe होता है उसका परमाणु भार होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर देखिए परसेंट में भाग देना किसका, परसेंट कितना है 6.9 में डिवाइड देना है 56 का। जब आप डिवाइड देंगे इसमें इसका क्या भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.2
1.2 और इसके बाद 48 आएगा जब आप इसका डिवाइड देंगे। अब इसमें बेटा 30 दशमलव, ये 30 है, 30.1 में आप डिवाइड देंगे 16 का, तो 16 दूनी 32, लगभग ये 1.5 के आसपास 1.88 आएगा, 881 आएगा। सरल अनुपात बेटा जो सबसे छोटी राशि है, सबसे छोटी यही तो है, इसी का दोनों में भाग देंगे। ठीक है, तो आइए 1.248 में डिवाइड देंगे 1.248 में, ठीक है, 1 आ जाएगा। और इसी 1.881 में भी इसी का भाग देंगे 1.248 में, तो यहाँ पर जब भाग देंगे हम इसका डिवाइड, तो इसमें क्या आंसर आएगा, लगभग 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1.5। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, Fe का रेशियो निकालने जा रहे हैं। Fe अनुपात ऑक्सीजन का कितना रेशियो आया, 1:1.5। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करने जा रहे हैं, तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 2:3 में। किस में हो जाएगा, 2:3 में। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा मेरा, मूलानुपाती सूत्र जो आएगा वो Fe लिखेंगे, Fe का रेशियो 2 है, 2 लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन का रेशियो 3 होते हैं, हम 3 लगा देंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद आणविक सूत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है N गुणे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र ये होता है फार्मूला। तो बेटा N 1 है, 1 मानेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, वैसे ये दिया जाता है या निकालने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे। मूलानुपाती सूत्र क्या है, Fe2O3, तो मेरा आणविक सूत्र यही आ जाएगा, Fe3Fe2O3। बेटा ये मेरा आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र सेम है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, और सवाल नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं 1.9। बच्चों 1.9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो बच्चों आइए कैसे निकालेंगे औसत द्रव्यमान। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे हम औसत द्रव्यमान का। क्लोरीन का औसत द्रव्यमान बराबर, तो बच्चों जो इसमें टेबल दिया है ना, क्लोरीन का क्या दिया है, द्रव्यमान बहुलकता और गुणे मोलर, तो इसमें गुणा करेंगे हम। देखिए किसका किसका गुणा करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो 35 Cl का जो 75.75 है उसमें गुणा करेंगे, 75.75 गुणे 34.9, उसकी मोलर द्रव्यमान का गुणा करेंगे। किसका, मोलर द्रव्यमान का, 34.9689। उसके बाद करेंगे प्लस, फिर हम 24.23 का मल्टीप्लाई करेंगे मोलर द्रव्यमान में 36.9659 बटे क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम नीचे यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं वो जो आपका द्रव्यमान है, वो टोटल द्रव्यमान, तो क्या होगा 75.77 प्लस 24.23। तो बच्चों जब ऊपर जोड़ेंगे हम, ऊपर जब ऐड करेंगे तो गुणा करेंगे, पहले इनका आप गुणा करिए। जब बेटा आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2649.59 प्लस जब इधर जोड़ेंगे तो 895.68, ठीक है, 96837, ठीक बेटा, बटे 100। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 3545 बटे 100। बच्चों जब 100 से आप भाग देंगे इसमें तो आपका आंसर आएगा 35.45, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। इसे बोलते हैं औसत द्रव्यमान क्लोरीन का। चलिए बच्चों सवाल नंबर 1.10 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 1.10 में, कह रहा है कि 1.10 एथेन C2H5 के 3 मोलों में निम्न का परिकल्पना कीजिए। क्या, पहले नंबर परमाणुओं के मोलों की संख्या, पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है बेटा, कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है।
चलिए बच्चों 1.10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एथेन C2H5 से C2H6 के 3 मोलों में निम्न लिखित का परिकलन कीजिए। पहला, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। आप ये समझिए बच्चों कि समझिए पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, कह रहा है पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है 1 मोल एथेन में, 1 मोल एथेन में 2 मोल कार्बन है। दिख रहा ना, 1 मोल एथेन में 2 मोल, 2 कार्बन तो 2 मोल क्या है, कार्बन है, सी है। आप बताइए जब 3 से इधर गुणा करेंगे 3 मोल, 3 मोल एथेन लिखेंगे तो 3 दूनी, देखो 3 एकम 3 तो 3 दूनी 6 मोल कार्बन होंगे। कितने मोल कार्बन होंगे, तो 6 मोल कार्बन होंगे। ये आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर में कह रहा हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या बताइए। अब आप यहाँ पर देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। 1 मोल एथेन में, 1 मोल C2H6 में कितने हैं, 2 मोल, 2 मोल 6 मोल हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन 6 है ना बेटा इसमें, तो 6 मोल क्या है इसमें, हाइड्रोजन है, H2 है, क्या H है। तो आप बताइए 3 मोल, 3 मोल में 3 से गुणा करेंगे, 3 मोल C2H6 में 3 छक 18, तो 18 मोल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल अब इसी का पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा बच्चों कि एथेन के अणुओं की संख्या बताओ। तो बच्चों 1 मोल C2H5 में, C2H6 एथेन हो ना, C2H6 एथेन में कितने अणु होते हैं, 6.023। ये याद करना पड़ेगा, 10⁻23 अणु होते हैं, अणु होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो 3 मोल का चाहिए तो 3 से गुणा कर दोगे, 3 मोल, 3 मोल C2H6 में जब 3 से गुणा करोगे इसमें 3 छक 18, इसमें तो गुणा होगा 6 9 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे इसमें तो लगभग ये आएगा बेटा। पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन नोट कर लो। वन पॉइंट 11 सवाल नंबर 1.11 क्या कह रहा है। यदि मेथनॉल, बच्चों यदि 20 ग्राम चीनी को, चलिए बच्चों 1.11 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी का सांद्रता क्या होगी। बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सांद्रता पूछ रहा है, सांद्रता कह रहा बताइए। चीनी का जो भार है स्मॉल w वो दिया है 20 ग्राम। कितना दिया है बेटा, 20 ग्राम। और इसमें विलियन का आयतन दिया है, विलियन का आयतन जो 2 लीटर दिया है। तो इसको अगर ml में बदलेंगे तो 2000 ml आएगा। बता रहे क्यों। और इसमें क्या कह रहा है बेटा, तो और हाँ अणु भार कैसे निकालेंगे चीनी का। चीनी का फार्मूला क्या है, C12H22O11। यहाँ से निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 12 गुणे कार्बन का 12 होता है, प्लस 22 गुणे कार्बन का भार 1 होता है, पर 11 गुणे कार्बन का भार 16 होता है। जब सबको हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा कितना, 342। जब सबको आप जोड़ के गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और हम आपको बता दें सांद्रता का क्या फार्मूला होता है। सांद्रता बराबर होता है भार बटे अणु भार इंटू 1000 बटे VmL। V को ml में ही लिखना है। तो बेटा स्मॉल w कितना है 20 ग्राम, x कितना है, x 342, 1000 बेटा VmL कितना होता है 2000 बेटा। 1 2 3 2 0 2 0 कट गया, 2 एकम 2 दहाम 20, तो 10 बटे 342। जब इसका हम भाग देंगे तो आएगा 0.029 मोल प्रति लीटर। ठीक बेटा, ये आ जाएगा मेरा आंसर सांद्रता का। नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों सवाल नंबर आपका 1.12 क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं।
इस सवाल में कह रहा है यदि मेथनॉल का घनत्व, बेटा आपको यहाँ घनत्व दिया है, डी की वैल्यू दिया है 0.793 किलोग्राम प्रति लीटर, तो इसके एम की वैल्यू आपको दिया है 0.25 और वी की लीटर की वैल्यू दिया है 2.5 लीटर। तो विलेय को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो बच्चे पहले आइए विलेय की मात्रा निकालते हैं, फिर विलेय की आयतन निकालते हैं। ठीक बेटा, तो ये विलेय का आयतन निकालना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बेटा m बराबर फार्मूला होता है स्मॉल w इंटू एक्स इंटू 1/v, ये होता है फार्मूला। m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.25। स्मॉल w निकालना है। x कितना होता है बेटा? x निकालेंगे हम इससे CH3OH मेथनॉल से। तो आपको पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 1 ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे आएगा 32। तो बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 32 गुणे, और VML का मान कितना दिया है? 2.5 लीटर। तो स्मॉल w को जब इसका सबको इधर भेजेंगे, गुणा करेंगे, तो आएगा 32 गुणे 2.5 इंटू इसको इधर भेजेंगे तो 0.25। स्मॉल w की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों जब सबका हम गुणा करेंगे? आइए करते हैं गुणा। जब गुणा करेंगे तो 20 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। अब इसके बाद आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है आयतन बराबर भार बटे घनत्व। ये होता है फार्मूला। आयतन को मान लिया, भार कितना दिया? 20 ग्राम, और घनत्व कितना दिया बच्चों? किलोग्राम में ना ग्राम में बदलो, जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे ना। किससे? 1000 से जब इसमें गुणा करोगे तो 793 ग्राम प्रति लीटर आएगा। 1000 से गुणा कर देना तो कितना आएगा आंसर? 793 लीटर में है, तो ये हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 0.025 लीटर आएगा आंसर। बेटा ये मेरा आयतन आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चलिए तो बच्चों 1.13 सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल नीचे दिया गया है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1.1034 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। चलिए बच्चों आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हवा का द्रव्यमान कितना होगा? 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये द्रव्यमान। इसके बाद अब क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलें। अगर हम यदि हम इसको किलोग्राम में बदलें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, तो क्या आएगा बेटा? किलोग्राम में बदलने के 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, किलोग्राम में चला जाएगा। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक बेटा, ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास द्रव्यमान आ गया। क्या आ गया? द्रव्यमान m आ गया। तो बच्चों आइए निकालते हैं बल। पहले अब क्या निकालते हैं? बल। तो F बराबर होता है mg लिखेंगे, लेकिन ना हाँ m का मान कितना है? 1.034। बेटा ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इंटू 9.8 न्यूटन, ये क्या आ गया? बल आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए आपका दाब बराबर फार्मूला क्या होता है? दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। और सवाल में देखिए आपको कह रहा दाब P होता है, बल आपको दिया 1.034 इंटू 10⁴ इंटू 9.8 और प्रति क्षेत्रफल तो 1 होगा बेटा। अच्छा ना, प्रति मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगी जब इसमें आप गुणा करेंगे इसका। ठीक है, 9.8 का तो आपकी वैल्यू लगभग हो जाएगी 1.0 कितना हो जाएगा? ये लगभग ये हो जाएगा 10.13 आ जाएगा इंटू 10⁴। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा, किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम 1 पास्कल लिख सकते हैं, तो आएगा 10.13 और इंटू 10⁴ PA पास्कल में। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, नोट कर लो।
चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बच्चों 1.14 नंबर सवाल क्या है, द्रव्यमान का एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो है किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर होता है। नोट कर लो। सवाल नंबर 1.15 क्या कह रहा है, निम्न में से आपको गुणांकों के साथ मिलाइए। तो सबसे पहले हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है तो यहाँ पर आंसर आपको दे दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला का जो है माइक्रो की जो वैल्यू होती है, हम लिखवा दे रहे हैं सारी वैल्यू, 10⁻⁻6 होती है गुणांक में। इसका जो गुणांक होता है, गुणांक वो 10⁻⁻6 होता है। और जो दूसरा नंबर आपका सवाल है डेका, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 होती है कॉफिशेंट में। और जो आपका तीसरी वैल्यू है मेगा, ठीक बेटा, मेगा उसकी 10⁻6 होती है। ऐसे ही जो आपका चौथा वैल्यू है गीगा, इसकी वैल्यू होती है क्या, 10⁹। और जो आपका पांचवा है फेम्टो, वो 10⁻15 होती है। ये आप मिला लीजिए। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर पढ़ते हैं 1.16 क्या कह रहा है, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। बच्चों सार्थक अंक क्या होते हैं, आइए इसकी परिभाषा पहले देते हैं। सार्थक अंक, इसमें लिखेंगे सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं। आइए इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों, अनिश्चित को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हों, पहले निश्चित अंक लिखे जाते हों। आइए बच्चों इसकी हम आपको सिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, आपके पास है 80.4590। तो बेटा यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5। बेटा यहाँ पॉइंट है ना, तो ये केवल जो है पॉइंट वाले 5। तो क्या लिखेंगे, सार्थक अंक मेरा क्या है, सार्थक जो अंक होगा इसका वो 5 होगा। कितना होगा बच्चों, 5 गिरे, 1 2 3 4 5, जीरो को नहीं काउंट करेंगे। यदि ये पॉइंट ना होता तो पूरा हम काउंट करते, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा देखिए आप, 96708.6300।
1 2 3 4 5 6 7 इनको गिनेंगे, लेकिन ये पॉइंट के बाद के जीरो को, पॉइंट के पहले जीरो काउंट होंगे क्योंकि नंबर के बीच में, लास्ट में तो नहीं काउंट होगा। कितने होंगे? इसका सार्थक जो अंक होगा वो 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बच्चों, चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।